Hello, students. Welcome to your series of UPSC Prelims Economy previous year questions, जिसमें हम पिछले 20 years के prelims के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है स्पेशली हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमी के लिए कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो है 2010 तक के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं इस सीरीज़ में। 2010 जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा था आई वुड सजेस्ट कि आप ये सीरीज़ जो है सारे क्वेश्चंस देखिए, समझिए और किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है उस पर खास कर ध्यान दीजिए। तो 2010 में अचानक से हमने 29 क्वेश्चंस जो हैं देखे। Again in 2011, this is the time where you will find approximately 25 questions. 25 questions, 29 questions, यहाँ पे तो मतलब we are very close to 1/3 of the paper. This is exactly 1/4 of the paper. तो ये मैं पिछली बार भी बोल रही थी, पिछली वीडियो में भी ये हाईलाइट किया था कि दैट क्लियरली हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपके जो गिवन कॉन्सेप्ट्स हैं, एनालिसिस जो है उसके बेसिस पे प्रिपेयर्ड हो। और हम जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं वो हम दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिकली एक पैटर्न समझना चाह रहे हैं क्वेश्चंस का, कि किस तरह से क्वेश्चंस कब कब पूछे गए, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड वी आर इन लुकिंग इनटू हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स। जैसे कि 2010 में मैंने हाईलाइट किया कि फाइनेंशियल मार्केट से एकदम क्वेश्चन जो है बढ़ गए, जहाँ पे एक दो क्वेश्चन आते थे वहाँ पे बढ़ गए हैं। पब्लिक फाइनेंस से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक फाइनेंस से मेरा मतलब है बजट, टैक्सेशन। तो यहाँ पे हम इन सब का आइडिया लेंगे। ऑन दिस वेरी नोट लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सीधे सीधे पूछा गया, क्लोज्ड इकोनॉमी इन इज एन इकोनॉमी इन विच फर्स्ट द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, सेकेंड डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस। नाउ मनी सप्लाई इन एनी इकोनॉमी, it can be part of open economy, it can be part of closed economy. फुल्ली कंट्रोल्ड है, इससे तो हमें यहाँ पे किसी भी ना इसका पता चल रहा है ना इसका पता चल रहा है, किसी भी टाइप ऑफ इकोनॉमी का आइडिया नहीं लग रहा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगेन डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स व्हेन द सेंट्रल बैंक प्रिंट्स फ्रेश करेंसी टू लेंड इट टू द गवर्नमेंट, तो दैट कैन टेक प्लेस इन ओपन इकोनॉमी एज वेल एज क्लोज्ड इकोनॉमी। ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस। एक्सपोर्ट मतलब हम अपने जो गुड्स हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं और इनसे जो है हम पैसा ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी जो है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर गुड्स का और यहाँ पे रियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इज दैट जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एंड रियल ट्रांजैक्शन डोंट टेक प्लेस अक्रॉस द बॉर्डर्स। अब लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स टेक प्लेस। बिल्कुल जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई उसके साथ सूटेबल है, डायरेक्ट आंसर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। +2 यहाँ पे लाना बहुत आसान दिख रहा है मुझे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है फिर से कॉन्सेप्ट बेस्ड आया है। मैम कहोगे कि मैम इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हमने ये पढ़ा ही नहीं। अगर आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है तो पहली बात तो आपको ये सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन इज ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। दैट मीन्स देयर इज परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस राइजेज। डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस राइज इज इन नेगेटिव। इन्फ्लेशन क्या है? परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है। तीसरा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में पहला ही वर्ड हमें बता रहा है कि ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि इसके दो फीचर्स होते हैं। इकोनॉमी जो है वो स्टैगनेंट होती है, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी लो। एंड दूसरा इन्फ्लेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। इट इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन। यहाँ पे स्टैगनेंट इकोनॉमी है तो यहाँ पे ये सही नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन
इज व्हेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अबव 50%। ठीक है, अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है दैट मीन्स हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ रही है, जिसको फैसिलिटेट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। बट प्रोडक्शन इमीडिएटली इन्हांस नहीं हो सकता, सप्लाई इक्विवेलेंट नहीं हो सकती इसके बराबर, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है एग्जिस्ट करेगा नॉर्मल केसेस में, अनटिल अनलेस हम एक रेयर सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिबर्टी लेंगे यूजुअली क्योंकि लिखा हुआ है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमें जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट 5 years। दूसरा, द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट 5 years। तो देखिए इकोनॉमी का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझाएगा कि डेटा के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार मैंने बच्चों को सुना है कि मैम डेटा कैसे पढ़ें, डेटा कैसे याद रखें। तो डेटा के क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि जीडीपी जो है ना 7.8% थी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेटा में इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स, कि ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years। 2011 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमसे 2006 से 2011 की बात हो रही है, लास्ट 5 years की। ठीक है, अब ऐसे तो हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट डेटा याद ना हो कि कब जीडीपी बढ़ा कब घटा, करेक्ट, बट डू यू रिमेंबर दैट द वर्ल्ड फेस्ड सब प्राइम क्राइसिस के आफ्टर इफेक्ट्स इन 2007 एंड 8, एंड इंडिया जो है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंस दिखाया एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज, बट इफेक्ट तो इंडिया पे भी देखने को मिला होगा। सो यहाँ पे क्या हम मान सकते हैं कि आगे पहले कुछ भी हो रहा हो, यहाँ पे हमने एक डिप लिया था, और अगर डिप लिया था तो वो स्टेडली इंक्रीज्ड तो नहीं होगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। अब ग्रोथ रेट ऑफ जो जीडीपी है, ठीक है, वो हमें क्या दिखा रहा है कि नेशनल इनकम जो है वो बढ़ रही है। हमने बोला स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुई। पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे नेशनल इनकम स्टेडली इंक्रीज नहीं हुई है तो पर कैपिटा इनकम कैसे स्टेडली इंक्रीज हो सकती है सेम ड्यूरेशन में? तो दिस शुड गिव यू एन आइडिया। अब देखो यहाँ पे मैंने ना बेसिक अपने कॉन्सेप्ट्स, टाइमलाइन और ट्रेंड को कंबाइन करके ये आंसर निकाला है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, नाइदर 1 नॉर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। All revenues received by union government by way of taxes and other receipts for the conduct of government businesses are credited to the contingency fund of India। ये तो emergency purposes के लिए होता है, तो इसमें हम जो गवर्नमेंट की रिसिट है उसमें नहीं डालेंगे। दूसरा, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट इज फॉर डिपॉजिटिंग द मनी ऑफ पब्लिक। अगर यहाँ पे पब्लिक का जो डेट है, प्रोविडेंट फंड है, स्मॉल सेविंग्स के, वो सारा पब्लिक अकाउंट में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गवर्नमेंट के जितनी भी रिसिट्स होती हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। और यहाँ पे इससे पैसा विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि यूनियन बजट में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड जो है हमारा आंसर है। +2 आपके मार्क्स हो गए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये पूछ रहे हैं कि अगर फंड्स निकालने हो हमें कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो ऑथराइजेशन किससे लेनी पड़ती है? अभी हमने पढ़ा, अप्रूवल हमें चाहिए होता है पार्लियामेंट का। अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं है तो हम यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते फंड्स कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स फिजिकल स्टिमुलस?
अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब देख रहे हैं कितने कॉन्सेप्ट रूटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, और हो सकता है अभी आपको देखने में लगे कि कितने आसान है, बट जब आप प्रीलिम्स के लिए बैठते हैं तो आपने पूरा जीएस कवर करके गए होते हैं और सब उसी में घौच पौच होता लगता है, एंड क्या फिजिकल स्टिमुलस था एग्जैक्टली याद नहीं हो रहा, ये भी सही लग रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इन कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड करें, रिवाइज करें, ठीक है। सिक्स्थ का हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स फिजिकल स्टिमुलस। It is a massive investment by the government in manufacturing sector. फिजिकल स्टिमुलस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज़ अ फिनोमिना फॉर होल ऑफ द इकोनॉमी। यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, सही बात है। इट इज़ गवर्नमेंट्स इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल नहीं। अगेन ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल इकोनॉमी। इट इज़ एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन टू परस्यू द पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट फिजिकल स्टिमुलस दे रही है उसके पीछे उसका ये सोशल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होता है। ये सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो है अपने एक्शंस के थ्रू, जैसे कि टैक्स कट्स दे के, सब्सिडीज बढ़ा के, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको बूस्ट करना चाहती है। अब टैक्स कट और सब्सिडी देके क्या होगा, जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ पर इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन, इंसेंटिव मिलेगा बिजनेसेस को अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यहाँ तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा बी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द यूनियन बजट ऑफ 2011-12 a full exemption from basic customs duty was extended to bio-based asphalt, also known as bioasphalt. What is the importance of this material? अब देखो ये क्वेश्चन देखने में जो है आपको लगेगा कि मैम ये तो थोड़ा सा रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से जा सकता था, बट बच्चे यहाँ पे समझ कि यहाँ पे जो हाईलाइट है वो यूनियन बजट से आया। आपका जो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये क्लियरली करंट अफेयर में आपको ये पकड़ना होगा कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाई गई हैं, कौन से नए चेंजेस लाए गए हैं, कहाँ पे टैक्स रेट, जैसे इस साल हमें टैक्स कट मिला है, क्या प्रोविजंस हैं उसके, उससे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बायोस्फाल्ट की बात हो रही है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मटेरियल? पहला, unlike traditional asphalt, bioasphalt is not based on fossil fuels. This is absolutely correct. Bioasphalt जो है वो fossil fuels पर dependent बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, bioasphalt can be made from non renewable resources. ये लिख रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उससे बायोस्फाल्ट बनाया जाता है, गलत। बायोस्फाल्ट जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से नहीं। तीसरा, बायोस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, बिल्कुल सही। थर्ड, इट इज इको फ्रेंडली टू यूज बायोस्फाल्ट फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड्स। यस, असफाल्ट की जगह हम बायो असफाल्ट लाने की बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से सोर्स किया जा सकता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल बन सकता है, और ये इको फ्रेंडली है फॉर यूजेज, और ये काम आएगा सरफेसिंग ऑफ रोड्स में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट सही हो जाती है, 1, 3 एंड 4। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो बी 1, 3 एंड 4 जो है हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स? वैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। अगर वैल्यू एडेड टैक्स जो कि अभी इस वक्त सब्स्यूम्ड है, कुछ कैटेगरीज छोड़ के सब्स्यूम्ड है जीएसटी के अंदर, बट ये अगेन करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन है, 2011 के हिसाब से देखें तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे गुड कंज्यूम हुआ है वहां पे टैक्स जो है वसूल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वॉच है, वो यहाँ पे प्रोड्यूसर ने बनाई और उसको बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को,
रिटेलर ने भेजा कंज्यूमर को, तो यहाँ पे जो फाइनल कंजम्पशन है, डेस्टिनेशन है, उसके उसके ऊपर टैक्सेशन है, और ये मल्टीपल पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. It is a tax levied on value addition at each stage of transaction in the production distribution chain. मान लीजिए प्रोड्यूसर ने जो है यहाँ पर वैल्यू एडिशन जो किया है वो 10 रुपए का किया है, और वैट जो है 10% है, तो 1 रुपए का टैक्सेशन जो है उसे देना पड़ेगा. अब 110 का है, यहाँ पे इनके पास 110 का है, इन्होंने वैल्यू एडिशन किया 20 रुपए का, 10% है, 2 रुपए इन्हें देना पड़ेगा. ठीक है, और ये यहाँ से ऐड होते होते फाइनली कहाँ से वसूल किया जाएगा, कंज्यूमर से वसूल किया जाएगा. थर्ड पे आते हैं, इट इज अ टैक्स ऑन फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड मस्ट अल्टीमेटली बी बोर्न बाय द कंज्यूमर. बिल्कुल सही, अभी हम यही बात कर रहे थे. इट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ, देखो अब तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो ऑटोमेटिकली चौथा गलत है, बट फिर भी देखते हैं. इट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर ओनली अ फैसिलिटेटर फॉर इट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. कह रहे हैं कि ये मैटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है वैट के कलेक्शन में फैसिलिटेट करती है. बिल्कुल नहीं, स्टेट के अपने अपने वैट जो हैं वो लगते हैं. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, और हमसे पूछा गया है कि कौन सा फीचर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर डी हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू. पहली बात तो बैंक रेट है क्या? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज. अब मैम बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक थिंग बिटवीन 3 पार्टीज. ठीक है, 3 पार्टीज के बीच में. अब इस पार्टी को, इस ए पार्टी को बी पार्टी को कुछ पैसे देने हैं 10 के. ठीक है, तीसरी पार्टी क्या है? बैंक. तो यहाँ पे इन्होंने इनके थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बनवाया है. तो यहाँ पे बी पार्टी को जो पैसे मिलने वाले थे 1 महीने बाद मिलने वाले थे. अब बी पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो बैंक के पास गया बिल ऑफ एक्सचेंज लेके. उसने बोला मुझे 10,000 की ज़रूरत है, अभी आप दे दीजिए. तो बैंक ने बोला कि 10,000 मुझे क्या मिलेगा आपको इमीडिएटली अवेलेबल कराने के लिए, तो मैं आपको इसको डिस्काउंट कर देता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको 9900 दे देता हूँ. 100 रुपीज़ किसका हो गया? बैंक का. अब ये पैसा ए से आएगा बैंक के पास, बट अभी तो बैंक के पास 9900 की लिक्विडिटी कम हो गई. अब बैंक क्या करे? तो बैंक जाता है भाग के आरबीआई के पास कि यार मेरे पास जो पैसे हैं उसमें कमी आ गई है, आप ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने पार्टी बी के लिए डिस्काउंट किया है आप मेरे लिए प्लीज़ रीडिस्काउंट कर दीजिए. तो आरबीआई कहता है कि ठीक है हम रीडिस्काउंट कर देंगे, आपने 9900 दिया है, अब इसके बदले हम आपको 9855 दे रहे हैं. 100 आपने कमाया, 45 हमने कमा लिया. तो बेसिकली किस रेट पे आरबीआई इसको रीडिस्काउंट करेगा उसको कहते हैं बैंक रेट. अब ये रेट ज़्यादा होगा तो बैंक्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे डिस्काउंट करने में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और डिस्काउंट नहीं करेंगे तो मार्केट में कैश जो है नहीं जाएगा, बी के पास जो उसको कैश चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर फैसिलिटेशन जो है वो दिक्कत हो जाएगी, तो लिक्विडिटी जो है कम हो जाएगी अगर बैंक रेट बढ़ाया गया. सॉरी, कम हो जाएगी. क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बट यहीं पे अगर बैंक रेट कम कर दिया गया तो बैंक्स को तो बहुत आसानी हो जाएगी अपना बिल ऑफ एक्सचेंज रीडिस्काउंट करवाने में, और रीडिस्काउंट करवाने की वजह से वो कैश दे पाएंगे ऐसी सारी पार्टीज को, जिससे लिक्विडिटी जो है मार्केट में बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे आंसर है ए. वेरी बेसिक क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लोअर बैंक रेट्स, दैट मीन्स बैंक्स को आसान होगी बोरोइंग में, वो आरबीआई से अच्छा खासा बोरो कर पाएंगे, इस वजह से वो लेंडिंग कर पाएंगे और मार्केट में लिक्विडिटी जो है बढ़ेगी. 10th पे आते हैं. अ रैपिड इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू बेस इफेक्ट. ठीक है, अब इसमें पूछा गया व्हाट इज बेस इफेक्ट.
दीज आर टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इनका कहना क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मार्च 2023, मार्च 2024 और मार्च 2025, ठीक है। रेट यहाँ पे 100 था, ठीक है, यहाँ पे 150 हुआ, तो हमने क्या बोला, 50% इंक्रीज, ठीक है। अब 150 से 200 अगर हो रहा है तो ये क्या होगा, 33.3% इंक्रीज, ठीक है। बट यहीं पर मान लीजिए एक और दूसरा केस, ये केस ए था, केस बी ले रही हूँ मैं, 100 रुपीज का इंक्रीज, अगले साल सिर्फ 10% का इंक्रीज, और यहां पर ये हो जाता है 200। तो यहां पर इंक्रीज जो है ऑल ऑफ अ सडन 88.88% का होगा। और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन क्या ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन ले रहे हैं। अब हमने इससे इसको कंपेयर किया था, यहाँ पे जो कंपैरिजन है इससे है। अब क्योंकि ये नंबर कम है तो यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये फिनोमेना जो है इसे ही हम कहते हैं बेस इफेक्ट, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स, बिल्कुल नहीं। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। बेस इफेक्ट हैज नथिंग टू डू विद डिमांड एंड सप्लाई। वो तो सीधे भैया इन्फ्लेशन की बात कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज क्या है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर जो है सी हो जाएगा। अगर हम बेस इफेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली है क्या, ये एक इन्फ्लुएंस है प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर जो करंट ईयर के कैलकुलेशन को इफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस which the government can take. Devaluing the domestic currency. Second, reduction in export subsidy. Third, adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FII. Which of the above actions can help in reducing current account deficit? अब पहली बात, करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अकाउंट है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में क्या आता है, ट्रेड ऑफ गुड्स, ठीक है, ट्रेड ऑफ सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक, पहला देखते हैं। अब इनसे हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा हेल्प करेगा हमें करंट अकाउंट डेफिसिट में काम करने के लिए। तो हम मोर और लेस कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इंपोर्ट जो है ज़्यादा है, बेस्ड ऑन दिस, अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है। डी वैल्यूइंग डोमेस्टिक करेंसी, अगर हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है, मान लीजिए जैसे अभी ₹85 इज इक्वल्स टू $1 है, इसको हमने क्या किया, ₹100 इज इक्वल्स टू $1, तो हमारे गुड्स जो हैं वो यहाँ पर चीपर हो जाएंगे। कैसे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट जैसे 85 रुपीज़ में 1 kg ऑफ शुगर जो है हम भेज रहे थे न्यूयॉर्क में किसी को, ठीक है, तो उनको कितना देना था, $1। हमारे यहाँ प्राइस क्या है, 85 रुपीज़ पर kg। अब 100 में उनको कितना मिलेगा, 1.25 kg, सेम $1 देने पे। तो यहाँ पे जैसे ही करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है, यहाँ पर आर गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स वुड बिकम चीपर। नाउ बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स विल बिकम चीपर, फॉरेन मार्केट में इनका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनको प्रेफरेंस मिलेगी और हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ये तो सही लग रहा है मुझे। सेकेंड, रिडक्शन इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब एक्सपोर्ट मान लो मैं करती हूँ, मेरा गिफ्टिंग का बिजनेस है और मैं ये एक्सपोर्ट करती हूँ, मेरा जो कॉस्ट आता है वो ₹100 आता है, और गवर्नमेंट की सब्सिडी यूज करके मैं इसको ₹20 कम करके ₹80 में बेच पाती हूँ।
ठीक है, तो लोगों को ये $1 का पड़ता है। अब मुझसे अगर ये सब्सिडी छीन ली जाएगी, हटा दी जाएगी या कम कर दी जाएगी, मेरा सामान महंगा हो जाएगा, मेरा कॉम्पिटिटिवनेस जो है ग्लोबल मार्केट में खराब होगा, क्योंकि मेरा सामान ग्लोबल मार्केट में महंगा हो गया, मेरा सामान कौन खरीदेगा। तो यहाँ पे रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी हमारे एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने में हेल्प नहीं करेंगे, हमें रादर एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ाने की बात करनी चाहिए। तीसरा, अडॉप्टिंग सूटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर FDI एंड मोर फंड्स फ्रॉम FIIs। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे हम FDI इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और FIIs की, ये हमारे करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये पार्ट है हमारे कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे किसी गुड का रिलेशन नहीं है, सर्विसेज का रिलेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑफ दीज। बट द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज कि आपके ऑप्शंस एज सच नहीं है, राइट आपके ऑप्शंस गिवन एज सच नहीं है कि जिसमें सिर्फ वन ओनली हो। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, बट यहाँ पे आंसर जो है वन ओनली होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इस कॉन्टेक्स्ट में हाँ एडिशन पॉइंट जो है यहाँ पे करंट अकाउंट का, इवन दो ये पार्ट नहीं है बट ये इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। दैट इज वाई वी कैन गो फॉर आंसर डी। दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय इन द आंसर की। यहाँ पे आंसर की जो बेसिक है उसमें आंसर डी था, तो हम यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस 19th, this is 19, this is 10, this is 9, 19th Commonwealth Games in India amounted to, अब ये कह रहे हैं कि फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स देखने हमारे यहाँ आए, तो हम इसको क्या टर्म करेंगे? हम एक्सपोर्ट टर्म करेंगे, इंपोर्ट टर्म करेंगे, प्रोडक्शन टर्म करेंगे, कंजम्पशन टर्म करेंगे। अब यहाँ पर कॉमनवेल्थ देखने अगर फॉरेन नेशनल्स आए तो यहाँ पे उन्होंने सर्विसेज ली होंगी, हमारी सर्विसेज के लिए हमें पे किया होगा फॉरेन करेंसी में, या फिर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराई होगी, तो हमारी कंट्री में तो फॉरेन करेंसी आई है। और सेम चीज़ होती है एक्सपोर्ट के साथ, हम गुड्स या सर्विस देते हैं उसके बदले में हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन रीसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द रीजंस? अब यहाँ पे कई स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है ड्यू टू अ ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर कल्टिवेशन of food grains has steadily decreased in last 5 years by about 30%. अब ये कह रहे हैं कि अगर फूड क्रॉप्स जो हैं 100 एकर्स में ग्रो होते थे तो इस वक्त पिछले 5 सालों में सिर्फ 70 एकर्स में हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअल स्विच ओवर हमें देखने को मिला है कमर्शियल क्रॉप्स पे। ये तो बात सच है कि हमें ग्रेजुअल स्विच ओवर देखने को मिला है, बट यहाँ पे एरिया जो है कल्टिवेशन का दैट हैज़ नॉट स्टेडिली डिक्रीज बाय अबाउट 30%। दिस इज अ वेरी बिग नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। As a consequence of increasing income, the consumption patterns of people have undergone significant change. ये तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, फैक्ट जैसा है ही नहीं इसमें कुछ। अगर इनकम जो है लोगों की बढ़ेगी तो यहाँ पे उनका कंजम्पशन पैटर्न जो है, सामान खरीदने के जो पैटर्न है उसमें बहुत चेंज आएगा। दिस इज करेक्ट। फूड सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन से, ठीक है, तो यहाँ पे फूड सप्लाई चेन जो है जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स लगाता है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से प्राइजेस जो हैं इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही 2 and 3 जो हैं दे आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच कॉन्स्टेंटली हमें हाई फूड इन्फ्लेशन देखने को मिली है, एंड द करेक्ट आंसर हेयर विल बी बी। यहाँ पर हम आज की सीरीज को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वेट फॉर पार्ट 2 जहाँ पे हम बचे हुए क्वेश्चंस 2011 के डिस्कस करेंगे इन ग्रेट डिटेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और कंसर्न्स एंड इफ़ यू वांट टू take up any topic for prelims, you can put it down in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. Thank you so much.